तो आगे वीडियो में थंडरबोल्ट्स को लेके कुछ हेवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसमें इसकी एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन्स को लेके बात करने वाले हैं। तो अगर तुमने अभी तक थंडरबोल्ट्स नहीं देखी है तो इस वीडियो से दूर ही रहना। तो थंडरबोल्ट्स को आए काफी टाइम हो चुका है एंड लोग इसके एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके काफी बात कर रहे हैं। तो वही पोस्ट क्रेडिट सीन को आज मैं यहाँ एक्सप्लेन करने आया हूँ एंड इसके एंडिंग को लेके भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले इसके कैरेक्टर सेंट्री को लेके बात कर लेते हैं। तो सेंट्री जो है वो कॉमिक्स में काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। जहां मैं इसकी पावर्स को बताना शुरू करूँ तो ये कैरेक्टर लगभग सुपरमैन होमलैंडर जैसा है, लेकिन इसके पास उसके अलावा भी बहुत सारी पावर्स हैं। जैसे कि इसके पास सुपर स्पीड है जिससे वो लाइट स्पीड से उड़ सकता है, जैसे कि इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, हीट विजन एंड और भी बहुत कुछ है। एंड साथ में ये मॉलिक्यूलर पावर भी रखता है, ये मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर सकता है, ये किसी भी पर्सन को हील कर सकता है, ये किसी भी डेड पर्सन को छूए तो उसे डबल से जिंदा कर सकता है। इसके पास इतनी पावर्स है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजों को क्रिएट कर सकता है एंड लिटरली अमर है, ये मर भी नहीं सकता कभी, क्योंकि ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल्स कंट्रोल कर सकता है तो ये कभी मरता ही नहीं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमेशा जिंदा ही रहता है। एक इमॉर्टल कैरेक्टर टाइप समझ सकते हो तुम इसे। और जहाँ इतने पावरफुल बीइंग के साथ बहुत सारी पावर्स भी आती हैं तो वहीं इससे कई गुना ज्यादा खतरा भी आता है। इसकी काउंटर पर्सनैलिटी वॉइड, और इसकी इकलौती वीकनेस है इसका ब्रेन, इसका दिमाग, इसकी मेंटलिटी। हाँ, ये बंदा मेंटली इल है एंड डिप्रेस्ड है, जिसकी वजह से इसने ड्रग्स लेना शुरू किया, ड्रग एडिक्ट बना एंड जिसकी वजह से इसको सेंट्री की पावर भी मिली। एंड एक और बात, इसकी पावर्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन ये अपने काउंटर पर्सनालिटी द वॉइड की वजह से अपनी पावर्स कभी फुल एक्सटेंस पे यूज कर भी नहीं पाता है। इसकी पावर्स इसके इमोशन एंड सैनिटी पे डिपेंड करती है। तो हाँ, ये बहुत ज्यादा ब्रोकन कैरेक्टर है, बट कहीं कहीं फ्लॉज भी है इसमें जहाँ पे वो इतना ज्यादा पावरफुल दिखता नहीं है। एंड ऑब्वियसली हमारा मार्वल यूनिवर्स सारे कैरेक्टर्स को नर्व करता है, तो इसे नर्व करना कैसे बोल सकते हैं वो। तो ये कैरेक्टर भी काफी ज्यादा नर्व डाउन किया गया है। तो जिन लोगों ने सेंट्री की कॉमिक्स फॉलो करी होगी उन्हें पता होगा कि सेंट्री को अब मिलियन एक्सप्लोडिंग सन जितनी पावर मिलती है, लेकिन वही मार्वल यूनिवर्स में एक छोटी सी लाइन से क्लियर कर दिया गया है कि वो इतना पावरफुल नहीं है, ये कह के कि इसे सिर्फ 1000 सन्स की पावर मिलती है। तो खैर हाँ, ये सब कुछ करना सेंस भी बनाता है, क्योंकि अगर ये इतना पावरफुल कैरेक्टर दिखाएंगे मार्वल यूनिवर्स में तो इसके अलावा कोई पावरफुल कैरेक्टर बचेगा ही नहीं, जो कि एक पूरे यूनिवर्स की तरफ सोचने जाओ तो एक बहुत ही बड़ा खतरा या थ्रेट बन सकता है आगे जाके, क्योंकि अगर कोई इससे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर होगा ही नहीं तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पावर स्केल ही टूट जाएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसको आगे जाके और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा, इसकी पावर्स को साथ ही साथ इसके कैरेक्टर को भी। एंड जैसे कि तुम्हें पता ही है कि ये मूवी डायरेक्टली जाकर डूम्सडे से कनेक्टेड होने वाली है, तो डॉक्टर डूम एक बहुत चालाक विलन है एंड मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर डूम सेंट्री की मेंटल इश्यूज एंड मेंटल हेल्थ को यूज करेगा अगेंस्ट अवेंजर एंड शायद सेंट्री को वो अपनी तरफ कर ले। तो ये देखने में काफी मजा आएगा कि सेंट्री वर्सेस द मार्वल यूनिवर्स कैसा जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ। पोस्ट क्रेडिट सीन में इसमें सबसे पहले मिड क्रेडिट सीन आता है, जिसमें दिखाया जाता है कि इनको 14 महीने हो चुके हैं एवेंजर्स का काम करते करते, द न्यू एवेंजर्स, जिसमें हमें इनकी नई कॉस्ट्यूम्स एंड लोगो भी दिखाया जाता है एवेंजर्स का। एंड मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये लगी कि जो हमारा कैप्टन अमेरिका है, जो कैप्टन अमेरिका के नाम को यूज कर रहा है, सेम उसने लीगल केस फाइल कर दिया है अवेंजर्स की टीम पे, द न्यू अवेंजर्स की टीम पे, कहते हुए कि तुम ये नाम यूज नहीं कर सकते। एंड इसी इश्यू को लेके द न्यू अवेंजर्स बात भी कर रहे होते हैं कि सेम ने हमें सू कर दिया है। एंड बाकी कहता है कि ये पीछे हटने वाला नहीं है, मैंने इसे बात करके देख ली है। एंड अब 14 महीने हो गए इस पूरी बात को, एंड इसके बाद सेम ने इनको कॉपीराइट क्यों भेजा, आई मीन लीगल नोटिस क्यों भेजा। ये पहले भी तो भेज सकते थे जब इन्होंने अनाउंस किया था कि द न्यू अवेंजर्स करके, क्योंकि द न्यू अवेंजर्स एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं, इनके मर्चेंडाइज बिक रहे हैं, लोग इनको जान रहे हैं, और फिर लोग काफी नेगेटिव भी है इनको लेके, जहाँ लोग कह रहे हैं कि दे डोंट डिजर्व टू बी अवेंजर। एंड सेम का भी यही कहना है कि एवेंजर्स का नाम इनको सूट नहीं करता है, ये एवेंजर्स कैसे हो सकते हैं, ये फेल्ड सुपर हीरोज, एक मिसफिट का ग्रुप जिन्हें एवेंजर्स का नाम दे दिया है, ये एवेंजर्स के नाम को और ज्यादा नीचे कर रहा है। और खैर कौन सा सेम टीम बना के एवेंजर्स का नाम को ऊंचा कर देगा। तो देखो, एक पॉसिबल चीज ये भी है कि सेम के पास शायद एक अवेंजर्स की टीम है जिसे वो अवेंजर्स का टाइटल देना चाहता है, क्योंकि वो ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका है अभी, एंड जो कैप्टन अमेरिका है वो डिजर्व करता है एक एवेंजर्स की टीम लीड करना, ये खैर सेम का मानना है। तो खैर अब आगे मूवीज में देखने में काफी मजा आएगा, जो कि शायद मोस्ट प्रोबेबली डूम्सडे में हो, जैसे सिविल वॉर में हुआ था, दो ग्रुप आपस में बढ़ चुके थे, दोनों फाइट कर रहे थे, वैसी सिविल वॉर हमें शायद देखने को मिल सकती है डूम्सडे में, जो कॉन्फ्लिक्ट होगा बकी एंड सेम में, वो देखने में मुझे तो काफी मजा आने वाला है, तुम्हारा पता नहीं। एंड हाँ, कुछ डिटेल्स और देना चाहूंगा मैं। पहली कि जो स्टार्क टावर है वो अपना एक फुल सर्कल कंप्लीट कर चुका है, मतलब पहले वो स्टार्क टावर बना, फिर अवेंजर्स टावर बना, फिर उसे वॉच टावर बना दिया गया, एंड नाउ वापस से वो अवेंजर्स टावर है। एंड एक ये बात कि इस वक्त जो वेल के साथ हो रहा है, मतलब वेल इस वक्त द बॉयज वाली एशली बन चुकी है, वो वहां है तो सही, वो टीम को मैनेज कर रही है, वो टीम की एक लीडर टाइप दिख रही है, लेकिन असल में इसकी सिचुएशन क्या है ये सिर्फ बोट को पता है कि हाँ उसे सुपर हीरोज के अंदर दब के रहना पड़ रहा है, वैसे ही एलेना भी कोशिश कर रही है करने का वेल के साथ। खैर अब बढ़ते हैं हमारे पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें बात करने के लिए बहुत कुछ है। तो देखो, हमें दिखाई जाती है स्पेस से एक शिप आते हुए जिसपे 4 बना हुआ है,
जो फैंटास्टिक फोर का लोगो है। अब इसमें पॉइंट करने वाली बात ये है कि इस शिप में क्या सच में फैंटास्टिक फोर होगा या डॉक्टर डूम होगा। खैर जो इजी एंड पॉसिबल थ्योरी है उसके साथ बढ़ते हैं हम आगे। इसमें फैंटास्टिक फोर हो सकते हैं, जो कि हमें दिखाया जाता है कि इस अर्थ में अर्थ 616 में आ जाते हैं। तो देखो हमें अभी तक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए और हो ही चुका है लगभग कि गैलेक्टस होगा इस मूवी का मेन विलन फैंटास्टिक फोर का। एंड गैलेक्टस होगा तो प्लेनेट तबाह होना तो पक्का है। तो शायद इन्होंने गैलेक्टस को तो रोक दिया होगा बट अपना खुद का प्लेनेट तबाह होने से नहीं रोक पाए होंगे, इसलिए उन्हें वहां से भाग के अर्थ 616 में आना पड़ा। एंड अभी तक रीड रिचर्ड मल्टीवर्सल ट्रेवल को इन्वेंट कर चुका है। तो फैंटास्टिक फोर अपने मेन यूनिवर्स में आए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये भी है कि डॉक्टर डूम भी उनका पीछा करते करते अपने मेन यूनिवर्स में आ जाए, या फिर डॉक्टर डूम कहीं दूसरे यूनिवर्स में चले जाए। क्योंकि यहाँ पे अब थ्योरी आती है कि अब ये इस यूनिवर्स में आ चुके हैं तो अब इनकर्शंस कैसे होंगे। तो एक पॉसिबल थ्योरी यही है कि फैंटास्टिक फोर की टीम अपने मेन यूनिवर्स में आती है एंड डॉक्टर डूम किसी दूसरे यूनिवर्स में चले जाता है, तो वो दोनों यूनिवर्सेस के प्लेनेट आपस में कोलाइड होने लगेंगे। तो यही फैंटास्टिक फोर की टीम वॉर्न करेगी इनकर्शंस के बारे में अपने मार्वल के यूनिवर्स को, मतलब मेन यूनिवर्स को, अर्थ 616 वाले यूनिवर्स को। एंड पहले तो इसकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सब अपने में ही लगे होंगे। उधर सीएम और बकी लड़ रहे होंगे, इधर अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही होगी और ये सब सारे पॉलिटिकल झगड़ों में पड़े होंगे। लेकिन फिर एक मोमेंट आएगा जब ये रियलाइज करेंगे कि ये सब कुछ सच है एंड हमें साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। बट हमेशा की तरह वो बहुत लेट हो जाएगा। एंड देन हियर द बैटल वर्ड। देखो इस पे कहने को तो बहुत कुछ है कि ये अपने प्लेनेट को छोड़ के क्यों आए, ये फाइट हारे कैसे, इन्होंने फाइट की कैसे होगी, एंड डॉक्टर डूम का क्या चक्कर है। क्योंकि क्लियरली डॉक्टर डूम मूवी का मेन विलन नहीं है, जिसमें सिल्वर सर्फर को दिखाया जा रहा है मेन विलन, बट प्रोबेबली गैलेक्टस है मूवी का मेन विलन, जो कि अभी तक क्लियर हो भी जाना चाहिए सब लोगों को। तो ये सारी चीजें, ये सारी थ्योरीज के बारे में अपन एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बात करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि डूम्सडे की स्टोरी क्या हो सकती है एंड उसकी स्टोरी कैसे प्ले आउट करेगी, ये सारी चीजों को मिला के। जिसमें फैंटास्टिक फोर के बारे में बात करेंगे, अपन थंडरबर्ड्स को भी थोड़ा सा लेंगे एंड एक पॉसिबल थ्योरी बनाएंगे कि डूम्सडे की स्टोरी कैसे चलेगी एंड डूम्सडे के एंड में क्या होने वाला है। एंड जिसमें हमें द किंग डायनेस्टी का फर्स्ट ड्राफ्ट तो पढ़ने को मिल ही चुका था कि किंग डायनेस्टी की स्टोरी क्या होती। तो अगर तुम्हें वो स्टोरी जानना है कि किंग डायनेस्टी में क्या होने वाला था तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। एंड यही किंग डायनेस्टी के फर्स्ट ड्राफ्ट से इंस्पिरेशन लेके हम डूम्सडे को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो उन सभी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे डूम्सडे वाली वीडियो में, तब तक के लिए फाइंड योर ग्लोरियस पर्पस एंड जस्ट बी अ सिनेफाइल।